अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बनाम सरकार का स्पेशल प्रोग्राम कौम के जवान बेटों और शहीदों के नाम बनाम सरकार। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा बशीर अहमद, जो ऐनी शाहिद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है ये तमाम जंग को और उस जंग की हौलनाकी को, और उनको वो गवाह हैं वो कौम के बेटों की शुजात के, उनकी बहादुरी के। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ठीक है। बाबा जी कैसी गुजरी जिंदगी? अच्छा चलो, अल्लाह दा बड़ा शुक्र है। बाबा जी की ऐसी 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੰਗ 65 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਬਾ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਆ ਗਏ? ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ। ਫਿਰ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸੇ। ਟੈਂਕ ਟੁੰਕ ਲਿਆਏ ਸਨ? ਟੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ, ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਡਿਆਲ पिंडी के। ਡਿਆਲ पिंडी ची गए सो, बॉर्डर के गोल, वाघा बॉर्डर के करीब एक गांव है डਿਆਲ गांव, ये वहाँ के रहने वाले हैं बाबा बशीर। अच्छा, फिर उतों जिसमें आए ने फौज ही नहीं चार दिया उधर, ये बॉर्डर पहलों खोलिया। अच्छा, वाघे वाला? वाघा पहलों खोलिया सब तो। अच्छा, फिर खोलिया सियालकोट, फिर सारे बॉर्डर। जंग शुरू हो गई? फिर जंग शुरू हो गई। फिर जंग तो की सूरत हाल की सी? डर गए सो? डर गए सो? नहीं, भजे नारा ही बजा बज गया। अच्छा, ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਗਾਲੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਲੀਆਂ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਵਾਈ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਛ। ਉਹ ਕੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੜੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ 10 ਤੇ ਨਸ਼ਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। 10 ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੜਿਆ। ਸੋਹਣਾ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ? ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ? ਜੋਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਗਏ ਸੋ? ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਾਰਡਰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮੈਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਜਹਾਨ। ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अच्छा नाज़रीन, ये तो बाबा जी थे। आपको अपने कुछ ऐसे जवान गाजियों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने जंग लड़ी और वो जंग में मौजूद थे, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं वहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने जाम शहादत नोश किया। ये वो जगह थी जहाँ दुश्मन को अज़ीज़ भट्टी शहीद ने रोक के रखा, और ये वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने अपनी बहादुरी और दलेरी का भरपूर मुजाहरा किया। कौमें जो सी हैं वो इकट्ठी होकर जब जुड़ जाती हैं तो फिर वो तादाद मैटर नहीं करती, वो मैटर करता है कि कौम के अंदर दलेरी कितनी है, कौम के अंदर शुजात कितनी है, और कौम के जो बेटे हैं वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं और वो फ़िज़िकली तैयार हैं अपने मुल्क का दिफा करने के लिए। और जब दिफा मजबूत हो जाता है फिर दुश्मन की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई भी मुल्क जो सा है वो किसी मुल्क की तरफ आँख उठाकर मैली नज़र से देखे। आए अपने गाजियों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और शहीदों को सलाम पेश करते हैं। 6 सितंबर का ये दिन है और इस दिन हम अपने बहादुर जवानों को, अपने शहीदों को सलाम पेश करते हैं, अपने गाजियों को सलाम पेश करते हैं। और दुश्मन को आज के दिन फिर ये बताना चाहते हैं कि मैली आँख से हमारी तरफ मत देखना, क्योंकि वो आँखें हम निकाल देते हैं जो बुरी हम पे उठती हैं। 6 सितंबर है और 6 सितंबर बहादुरों का दिन है, और बहादुरों के दिन आप अगर किसी बहादुर को याद करना चाहें तो उस बहादुर के साथ, उसके साथियों से उस बहादुर की बहादुरी के बारे में पूछें तो मेरे ख्याल से वो लुत्फ़ जो सा है, उस जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद के जो कंपेनियन हैं, उनके जो साथी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है सर आपकी? अल्लाह ताला की। सर वॉर का जिक्र 6 सितंबर जब भी आती है हम वॉर को याद करते हैं। हम कहानियों में मतलब जो थी हमारी बुक्स थी, टेक्स्ट बुक्स थी, मैं कम से कम अपने बचपन में ये तमाम बातें पढ़ता आया हूँ, उनकी शहादत का वाक़या पढ़ता आया हूँ। लेकिन आप क्योंकि उसमें उस वाक़े में उस कहानी का हिस्सा हैं, उस कहानी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जनरेशन शायद समझ नहीं पाती। हमारे लिए वो वॉर स्टोरी एज अ ग्लैमर की तरह ही रह जाती है, लेकिन उसके अंदर इमोशंस भी हैं। वो इमोशंस सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी उस वक्त क्या इमोशंस थे सर? क्योंकि पता था कि ज़िंदगी और मौत है,
यानी कि इधर या इधर है, आर या पार है। तो सर वो जज्बा क्या था, किस तरह वो एकदम अंदर पैदा हुआ था और वो किस तरह आप वॉर में उस जंग के अंदर मौजूद थे, उस मैदान में मौजूद थे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह आपने फरमाया कि 1965 की लड़ाई जो है दैट इज़ ए हॉलमार्क ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। सबसे पहले तो बात यह है कि स्पिरिट ऑफ 1965 क्या थी। उसके अंदर लीडरशिप का मसला था। फील्ड मार्शल अयूब खान सदर थे और हम उस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में थे। हमारी पासिंग आउट होनी थी 1 अक्टूबर को। अच्छा। 1965 में मैं फाइनल टर्म में था कि अचानक हमें आर्डर मिला कि जी 6 सितंबर को सदर पाकिस्तान जो है वो खिताब करेंगे कौम से। उससे पहले हमें पता था कि कश्मीर की जंग थोड़ी जारी थी, उसके अंदर हम उधर ही थे, सुनते रहते थे, रेडियो पे आता था ये हो गया और वो मुजाहिदीन हमारे जो हैं वो जा रहे हैं। हम 6 सितंबर को फ़ौरन क्लासेस ख़त्म की और एंटी रूम में आए। वहाँ फील्ड मार्शल साहब ने तकरीर की, वो 3.5 मिनट की तकरीर है। अच्छा। जो कुतुल्लाह शाह साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे उन्होंने कलमा पढ़ के ये कहा तो मैंने वो लिखी। अब उसके अंदर क्या चीज़ थी, क्या उसके अंदर जो तकरीर जिसने वलवला दिया पूरी कौम को, जज्बा जो है वो बंदों के अंदर होता है। जिस बंदे में जज्बा नहीं है उसको जितना मर्जी आप उसको उठाते रहें वो नहीं उठेगा। जज्बा कौम में था, लेकिन वो जो 3.5 मिनट की तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा कि 9 करोड़ अवाम जिनके दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से धड़कते हैं, वो उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपों को खामोश नहीं कर देते। ये जब जज्बा उन्होंने दिखा तो हम भी पढ़े, तो उस वक्त PMA के अंदर ही हम छलांगे लगाने लग गए सारा कुछ। तो इमीडिएटली हमारी पासिंग आउट परेड एडवांस की गई और 11 सितंबर को अचानक यानी कि हमें पासिंग आउट परेड दी कोविड शॉर्ट नोटिस पे। मेजर अजीज भट्टी को करीब से देखने का नहीं, मैं नहीं देख सका उनको, क्योंकि वो 12 तारीख को शहीद हो गए। मैं 14 तारीख शाम को पहुंचा, क्योंकि वहाँ से ट्रेन में हमें रिसीव किया। 14 तारीख शाम को मैं पहुंचा यूनिट के अंदर। अगले दिन 15 सितंबर को मैं अपनी यूनिट में पहुंचा। वो एक शेर है कि जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। जब आपने सुना कि मेजर अजीज भट्टी शहीद हो गए और वो तमाम वाकया आपने सुना, तो सर उसके बाद अंदर उसके बाद तो मैं बदला था कि मेरी यूनिट के फिर मैं पहुंचा थोड़ा सा अफसरदा माहौल था कि राजा अजीज भट्टी बहुत पॉपुलर लीडर थे। अच्छा। एक तो उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से दोनों मजमूनों में फर्स्ट आए थे और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ली थी। नॉर्मल गोल्ड मेडल विनर थे, यानी कि जो मज़ामीन में फर्स्ट आया थ्योरी में वो भी उन्होंने हासिल किया था नॉर्मल गोल्ड मेडल, और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी ली हुई थी। और उनकी सर्विस उस वक्त 16 साल सर्विस थी। अब जब मैं पहुंच गया 14 तारीख को रात मैंने वहाँ गुजारी और उस ज़माने में कमांडो खराब रिसेप्शन में अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के ऊपर सारे कंपनी कमांडर्स की मीटिंग कॉल की हुई थी उन्होंने कहा जी कि आप ब्रेवो कंपनी में जाएंगे एज सेकेंड लेफ्टिनेंट। हम अब देखिए सर मंदाटे के उंडले पड़ गए। जो ही मैं कंपनी कमांडर साहब के साथ वहाँ अपनी कंपनी में BRB के ऊपर पहुँचा, अभी कंपनी में हम जीप से उतर ही रहे हैं कि तूफाने का फायर आना शुरू हो गया और टैंकों का फायर आना शुरू हो गया। तो मेरा रांगड़ था कंपनी कमांडर, बड़े अच्छे से मेरा कहता तने आने साथ ही फायरिंग करा दी है तने क्या सिग्नल दिया है इंडियंस को। यानी कि वो बोलते थे ऐसे ना खुशी से, कोई परवाह नहीं उनको कि तूफाने का फायर आ रहा है। ये उनके जीप और ड्राइवर को छोड़ और ले जा गाड़ी को छुपा दे कहीं, क्योंकि तूफाने का फायर गिर रहा था कि जीप तबाह ना हो जाए। उनका इसको छुपा दो। और मुझे कहता तने क्या किया है भाई, क्या कुछ सिग्नल दिया है कि फायरिंग तो पहुंचे साथ ही तेरी रिसेप्शन बड़ी ठीक हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब उन्होंने स्टील हेलमेट शर्ट पहनी, वो साथ मोर्चे में चले गया था। मैं वो कहता तय तो उधर जा भाई। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा कि तुम उधर बैठ जाओ, मैं बैठ गया। अब वहाँ पर टैंक का फायर शेयर अब बिल्कुल सामने, और ये जंग के दौरान ये सारी जंग के 15 सितंबर की बात है ना, और सामने इंडियंस वो टैंक्स आ रहे हैं, टैंक डायरेक्ट हिट कर रहा है और टैंक ने हमारा एक दरख्त था उसको हिट किया। हमारा एक नायक मुनसफ था, वो RR का गनर था। रिकॉलेस राइफल इतनी कोई एक्यूरेट वेपन नहीं है, एंटी टैंक वेपन है लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं। उसने जब टैंक देखे ना, ये कुछ सुबह 4 साढ़े 4 का उस मुसरे का टाइम होगा, अभी सूरज निकल रहा है और 6 सितंबर के दिन सुबह के साथ उसने टैंक यूँ देखा ना, सूरज निकल रहा था, टैंक देखा, उसने हिट किया तो वो टैंक मिस हो गया उससे। उस ज़माने में टीचिंग ये थी कि जो ही आप RR का फायर करेंगे वहाँ से निकल के दूसरी पोजीशन में जाएंगे। वो फ़ौरन उसने गाड़ी जीप निकाली और दूसरी जगह पे लगा, वहाँ से टैंक ने फायर किया तो टैंक हिट कर दिया उसको। जो पहला लीडिंग टैंक था वो हिट हो गया। अब दूसरी जो हमारी RR थी वो 1500 गज राइट साइड पे फर्दर जुनूब में लगी हुई थी। अब वो हिट किया, वो भी टैंक हिट हो गया। वो घबरा गए, वो रुक गए उधर। उन्होंने
कि यार ये 2 टैंक हिट कर दिए, कहीं मेन दफाई पोजीशन यही तो नहीं है उडियारा के ऊपर, और वो सोचना चल कर रहे। इस सारी फायरिंग के दौरान, इस सारी लड़ाई के दौरान आपका कम्युनिकेशन रेडियो सुनते थे आप? नहीं, मैं तो नहीं था उस खबरें सुनते थे? नहीं, जब अपनी जगह, मैं आपकी जगह की बात नहीं, हम हाँ खबरें सुन रहे थे, हम तो वी वर ट्यून्ड, एवरीबॉडी वर ट्यून्ड। आप रेडियो सुन रहे थे? हाँ। ये जो नगमे होते हैं ये कुछ इफेक्ट ये डालते हैं? नगमे 6 सितंबर के बाद हुए हैं। 6 सितंबर वाले दिन तो भी अटैक हो गया ना, ठीक है। तो 6 सितंबर की शाम को मुल्का नजरनम नूर जहाँ सूफी तबस्सुम ये पहुंचे, और 7 सितंबर से फिर मेरे यहाँ टोल सिपाही और ये सारे, और फिर हम तो पीएमए में थे। इफेक्ट करते हैं कोई? ओए हो बहुत ज़्यादा। हमें सीज फायर के बाद हमें रेडियो मिले थे, ट्रांजिस्टर्स। अच्छा। तो मैं प्लटून कमांडर था, तो मेरे यहाँ टोल सिपाही या जर्नैल नहीं, करनैल नहीं, मरकज, ये मैं लगाता था उस रेडियो के ऊपर, और साथ हमारे उसके जो सेक्शन थे ना, मेरे 3 सेक्शन थे। हाँ। तो उनको मैं BRB के क्रॉस था, इंडियंस के नज़दीक था, सीज फायर हो चुका हुआ था, तो मैं वो रेडियो लगा देता था उसके ऊपर तराने और फुल वॉल्यूम में। तो वो जो साथ थे ना मेरे सेक्शन, उनको हम टेलीफोन का जो रेडियो है ना उसका मैं सेट ऑन कर देता था, उनका भी माइक रहा, तो इंडियंस भी सुनते थे कि मेरे यहाँ टोल सिपाही लगा हुआ है, क्योंकि वो सीज फायर हो चुका हुआ था। आज दिन राजा अजीज़ भट्टी साहब उस चुबारे में रहे, टैंक का फायर हुआ, तोपखाने का फायर हुआ, एयरफोर्स का, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई बंदा जख्मी तक नहीं हुआ। राजा अजीज़ भट्टी निशाने हैदर का जो रोल है वो बड़ा ज़रूरी है। ये जब पहले 5 तारीख को डिस्कशन हो रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेन डिफेंसिव पोजीशन जो है, दिफाई पोजीशन हम BRB पे लेंगे। राजा अजीज़ भट्टी साहब ने ब्रिगेड कमांडर को कहा कि नहीं सर, ये हम ऐसे नहीं कर सकते कि 7-8 मील का इलाका उडियारा से ले के बरकी तक खुला ही छोड़ दें। हमें जंग जो है बरकी से आगे लड़नी चाहिए, बरकी से आगे लड़नी चाहिए। खैर चूँकि वो इतने काबिल अफसर थे, उनकी हर बात मानी जाती थी, क्योंकि ये वो अफसरों में थे, जनरल अब्बासी और ये, जिनको बाई नेम फील्ड मार्शल अयूब खान साहब जानते थे। उनकी बात पर ब्रिगेड कमांडर ने मान ली। इन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है, 1 प्लटून में पीछे छोड़, 3 प्लटूनें होती हैं कंपनी की, 2 में आगे ले जाता हूँ, फिर 1 प्लटून मुझे और दें। वो 12 पंजाब से सुबदार आलम ज़ेब साहब थे, वो 3री प्लटून दी गई इनको। प्लटून में 30 आदमी होते हैं, 1 सेकंड लेफ्टिनेंट रहमान कमांड कर रहे थे, एक और हमारे सुबदार साहब थे वो, और 3री प्लटून जो थी सुबदार आलम ज़ेब 12 पंजाब की। ये तीनों पर BRB के आगे बरकी या गांव है, उसके अंदर एक अमरूदों का बाग था, उसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुलरहमान, बाद में ब्रिगेडियर साहब होकर रिटायर हुए, उनकी प्लटून लगी हुई थी। उनके राइट साइड में सुबदार आलम ज़ेब की, और उनके बाईं तरफ। अब इसके अंदर गांव में एक चुबारा है, मैंने आपको तस्वीरें भेजी हैं चुबारे की। जी बिल्कुल। राजा अजीज़ भट्टी साहब 6 सितंबर को डेलीगेशन कर रहे थे लीड, उसको फ़ौरन करके कट शार्ट करके वापस आए। ऑर्डर इन्होंने पहले दिया कि मेरा जो कंपनी हेडक्वार्टर है वो उस चुबारे में बनाना है, जो पहले बता गए हुए थे वो। अब उसके अंदर वो जो कैप्टन अनवर थे हमारे आर्टिलरी के ऑब्जर्वर, उनकी भी OP पोस्ट पर एस्टेब्लिश की इन्होंने, और ये जाके वहाँ ज्वाइन कर गए। अब 6 सितंबर को तो लड़ाई उधर हो रही थी, शाम तक ये पहुँचे, इंडियन ने क्लोज इन किया। अब असल लड़ाई जो है वो 6 सितंबर रात से ले के 11 सितंबर 4 रातें और 5 दिन जो जंग हुई है, ये बरकी के आगे हुई है और BRB से आगे हुई है। ये जो 4 रातें और 5 दिन राजा अजीज़ भट्टी साहब लड़ते रहे दुश्मन के साथ, एक कंपनी के साथ, पूरे एक इन्फेंट्री डिवीजन के साथ, इसका निशाने हैदर मिला है उनको। अच्छा, इसके अंदर एक और बात बड़ी ज़रूरी है नोट करने की, कि जब वो फेल हो गए 7 तारीख को, वो जो 41 ब्रिगेड लीड कर रहा था वो फेल हो गया, फिर उन्होंने उसको सैक किया इंडियंस ने, और दूसरे ब्रिगेड को कहा कि तुम हमला करो 7-8 के। अब एक और देखिए अल्लाह ताला का कैसे करम हुआ, वो जो चुबारा है जिसके ऊपर आप देखेंगे तस्वीर में, उसमें टैंक का गोला लगा हुआ है, उसके अंदर आर्टिलरी के गोले लगे हुए हैं, उसके अंदर इंडियंस ने एयरफोर्स का अटैक कराया, क्योंकि ये आर्टिलरी का फायर, वो तो सीनियर अफसर थे। 4 दिन 5 दिन राजा अजीज़ भट्टी साहब उस चुबारे में रहे, टैंक का फायर हुआ, तोपखाने का फायर हुआ, एयरफोर्स का, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई बंदा जख्मी तक नहीं हुआ। जितने वो 8-10 बंदे थे उसके ऑपरेटर वगैरह शामिल, वो जब फायरिंग होती थी नीचे बैठ जाते थे ऊपर से, और उसकी आप चुबारे की अगर आप हालत देखें अंदर से और बाहर से, आप यकीन नहीं कर सकते कि बंदा इनमें बचा होगा। ये है अल्लाह ताला की करम नवाजी, ये है अल्लाह ताला का करम। 65 वार में जो हमारे साथ था, वो जो 3.5 मिनट की तकरीर थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले टूट पड़ो दुश्मन तक, और उस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें खामोश ना हो जाए। ये एक बलबला था, ये एक स्पिरिट थी 65 वार की। और वो राजा अजीज़ भट्टी साहब, अब हुआ कि 4 दिन लड़ते रहे, फिर इनको ऑर्डर दिया गया, भाई ऑर्डर ब्रिगेड मान के भी आप विड्रॉ करें, भाई आप छोड़ दें।
क्योंकि दुश्मन तो अब दूसरा ब्रिगेड ले आया है और वो उसका हमला कामयाब हो रहा है और पूरे अगले बॉर्डर पे पहुंच गया। तो अगर आपने ड्रामा देखा हो तो उसमें एक किश्ती के अंदर राजा अजीज भट्टी साहब जा रहे हैं ज़ख्मियों को लेकर। अब ये बंदों को लेके जब वापस आ गए, सबसे अखीर में ये आए तो पता लगा कि जब बंदे काउंट किए उन्होंने कहा सर हमारे 4-5 बंदे तो रह गए हैं जो ज़ख्मी थे। इनका अच्छा किसी और की ड्यूटी, इनका मैं खुद जाऊँगा। ये फिर खुद किश्ती में बैठे 10-12 बंदे लिए साथ, 10 बंदे लिए साथ, और हालांकि वो बोट इतनी कैपेसिटी होती है उसकी 20 बंदों की, वो लेके गए और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ लड़ाई हो रही थी। लास्ट ने किस्म तो रात का टाइम 10-11 की रात का टाइम है, ये 10-11 की रात का, और तू बदू लड़ाई हो रही है। हमारा एक लास्ट नायक इसमतुल्लाह था, बाद में शहीद हो गया, उसको तमगा जरूरत नहीं मिला। वो LMG का फायर था, वो बाहर ही शेर का बच्चा मोर्चे से बाहर निकल के फायर कर रहा था जहाँ वो ज़ख्मी हुआ था। उसकी बॉडी भी लाई, लेकिन वो आके बाद में शहीद हो गई। जब राजा अजीज भट्टी साहब पहुँचे तो देखा कि लास्ट नायक इसमतुल्लाह जो है वो ज़ख्मी है। इन्होंने फिर अपने उस 10-12 बंदों को लेके चार्ज किया। इनके पास स्टैंड गन थी, उस ज़माने में अफसरों के पास रिवाल्वर होता था, पिस्टल होता, लेकिन इन्होंने स्टैंड गन रखी हुई थी। राजा अजीज भट्टी साहब स्टैंड गन लेके उन 10 बंदों के साथ वो अटैक कर दिया। अब रात का चूँकि अंधेरा था, 10-11-12 बजे का टाइम था, तो दुश्मन को समझ ही नहीं आई कि ये 10 बंदों का अटैक है या 12 का है या 20 का है या 50 का है। वो घबरा गए थे। इन्होंने फिर अपने साथियों को रिट्रीव किया, वहाँ से अपने बंदों को रिट्रीव किया, उनको किश्ती में डाला। लास्ट ने किस्मतुल्लाह की बॉडी को भी लिया उधर से, वो जो है शहीद हो गया, और फिर वापस आए। और ये जो अटैक उन्होंने किया 10-15 चार्ज ऑन दी एनिमी अटैक, ये वो 4 रातें और 5 दिन हैं जिनकी लड़ाई की वजह से उनको निशाने हैदर मिला है। फिर जब ये पहुंचे रात को तो CO ने ऑर्डर दिया कि भाई भट्टी तुम फॉरेन ब्रिगेड बटालियन हेडक्वार्टर आओ, तुम थक गए हो तो रेस्ट कर लो। ये फिर 10-11 की रात को वहाँ वापस फिर जब ये पूरी कंपनी को लगा के सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल रहमान का कि तुम लुक आफ्टर करो तो मैं जा रहा हूँ। ये फिर चले गए, रात इन्होंने गुजारी वहाँ बटालियन हेडक्वार्टर में। वो 11 तारीख की रात वहाँ गुजारी इन्होंने, और वर्दी शर्दी पहनी। उसमें एक आप ड्रामे में आपने एक सीन देखा होगा, जीप के अंदर ये लेट जाते हैं ट्रेलर के अंदर, वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। उन्होंने कहा अच्छा जब मैं शहीद हो गया तो इसमें मुझे ले जाना, और उसी के अंदर वाकई लेकर गए उनको। अब जब ये वहाँ पहुँचे तो उन्होंने रात रेस्ट क्या करनी थी, वो कपड़े शपड़े बदले, नई वर्दी पहनी। अब कमांडिंग अफसर साहब को ब्रिगेड कमांडर ने बुला लिया 12 सितंबर की सुबह को। तो इन्होंने ऑर्डर दिए भट्टी कि तुमने जाना नहीं जब तक मैं वापस ना आऊँ। लेकिन भट्टी साहब कहाँ रुकने वाले थे, इन्होंने नाश्ता किया और हमारे एडिटेंट कैप्टन मुनीर को कहा, जो बाद में ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए, जिन्होंने जाके फिर इनकी कंपनी की कमांड संभाली, उनको कहा कि यार मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। और ये सीधे उस नई वर्दी में कलफ लगी हुई जीप के अंदर वो वहाँ पहुँचे। अब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऑलरेडी लड़ाई शुरू थी। दुश्मन का एक और अटैक आ गया हुआ था ब्रिगेड का विद आर्मर रेजिमेंट के साथ, और वो आर्मर फायरिंग कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जी मैं जाके फायर लेता हूँ। तो फायर गिरा रहे थे, इतना एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि ये बड़े एक्सपीरियंस इनका, मैं खुद जाके जाता हूँ। ये जब वो फायर गिराया तो इतना एक्यूरेट उसको नहीं हो चुका था। ये फिर वहाँ से निकले ऊपर, जहाँ पर ये पैरामिड है, जहाँ मैंने वो बताई आपको जगह, वहाँ इनकी बॉडी गिरी थी ऊपर। अभी भी जहाँ जाए शहादत बनी हुई है, एग्जैक्ट जगह है, वहाँ वो निकले ऊपर। इतना धड़ इनका बाहर निकला तो इनको स्पॉटर लगा। तो हमारा सूबेदार गुलाम मोहम्मद था, रमली उसको कहते थे, उन्होंने कहा सर स्पॉटर लग गया, थले हो जाओ सर, दुश्मन का टैंक का फायर आ रहा जी। बिकॉज ये उनका स्पॉटर क्या होता है सर? ये स्पॉटर होता है, पहले गोली जाती है ना आइडेंटिटी, आजकल तो लेज़र आ गए हैं ना। उस ज़माने में पहले 5 ब्राउनिंग की गोली मारते थे कि भाई ये हमारी वो साथ ऐसी लगी होती है मेन गन के साथ। अच्छा, अगर वो गोली लग गई है तो इसका मतलब गन मेन भी उधर हिट करेगी। ठीक है। उन्होंने कहा सर स्पॉटर लग गया, थले हो जाओ सर, टैंक का गोला आ रहा है। बिकॉज ये हमें ट्रेनिंग में पता है, उन्होंने कहा टैंक का गोला आ रहा है सर, थले हो जाओ। इनके मुंह से निकला कि नहीं यार 1 राउंड गन फायर मैं देता हूँ, फिर मैं नीचे आता हूँ। अब मीडियम गन पूरी थी, जीरोइंग उन्होंने कर ली हुई थी, रेंजिंग कर ली हुई थी। इनके मुंह से निकला 1 राउंड गन फायर, और वो गोला लगा इनको। उसी वक्त ये नीचे गिरे, उसी जगह पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और नीचे गिरे। लाहौर के अंदर आप देखें कि जो जवान थे सर पे कफन बांधे हुए, हाथ में हॉकी स्टिकें उठाई हुई, और राइफलें लेके हमारे बटालियन हेडक्वार्टर में पहुंच गए। अब उनको हमारे RP वाले ने बताया, CO साहब तो बड़े मसरूफ़ थे, जंग जारी थी, जंग, उन्होंने कहा उनको भेजो वापस भाई, खुदा का वास्ता है। उन्होंने कहा जब तक हम हैं, जब हम नहीं रहे शहीद हो गए तो फिर तुम आगे आना। तो यहाँ तो तोपखाने का फायर है, आपके पास तो कोई दफाई निज़ाम ही नहीं है, हाकियों के साथ कैसे लड़ेंगे? वो हाकियों के साथ और जिले वाल मंडी दे बंदे शेर का नहीं, और देगे लाए मेरे साथ,
ये ना देखें, उन्होंने कहा अच्छा देगा ले लेने, ऐसी जो पीछे उन लोगों को दिए यार पीछे। यानी कि ये स्पिरिट थी। कौम साथ लड़ी थी फौज के। सर कोई भी जंग लड़ने के लिए फौज अकेले नहीं लड़ सकती, ना कौम अकेले लड़ सकती। फौज और कौम इनको यकजू होकर लड़ना पड़ेगा। वही स्पिरिट जो 1965 के अंदर कौम और फौज ये इकट्ठे हो गए। क्यों हो गए? आप देखें कि सियालकोट के सेक्टर में लोग टैंकें, असला, ये जो असला पहुंचाना है ये बड़ा मुश्किल काम, सिविलियन असला पहुंचाते रहे हैं, बम उठा उठा के देते रहे हैं। और इसी तरह लाहौर में भी जहाँ जहाँ कमी थी सिविलियन पूरा करते रहे। आपको ये जो बहादुरों की जो उनकी कहानी है, जो बहादुर की कहानी है, और जो हमारे कौम के बहादुर जवान हैं, बेटे हैं, उनकी कहानी है, वो बता रहे हैं, सुना रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा और भी लोगों से आपकी बात करें। दुश्मन की एक टैंक ने गोला मारा और मेरे तो कान से साथ से गुजर के और आगे आगे जाके गिरा, और अल्लाह ने किया कि मैं बच गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे मुल्क के एक हीरो के साथ, और हमारे मुल्क के एक ऐसे बहादुर जवान के साथ। मैं उन्हें जवान ही कहूँगा, बहादुर जवान के साथ। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और जो कहानी है 1965 की बैटल की, 6 सितंबर की, और 6 सितंबर के जो उसके अंदर स्पिरिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं इनके पास यहाँ आज बैठा ये महसूस कर रहा हूँ, इनसे इंटरव्यू से पहले जब मैं बात कर रहा था, कि मैं अपनी दादी से, अपने दादा से, अपने नाना से, अपनी नानी से ये सुना करता था कि मुझे जंग के बारे में बताएं। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको शौक़ होता है कि अपने नाना नानी से, स्पेशली नाना नानी जिन्होंने 6 सितंबर की जंग देखी हो, जिन्होंने वो सारा कुछ फील किया हो, तो वो कहानी सुनाते थे जंग की। तो मैं एक फ़ौजी जो उस जंग में मौजूद रहा, जिसने वो जंग लड़ी, और वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके पास मौजूद हूँ। तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे सुनने वालों को और वो देखने वालों को वो कहानी ज़रूर बताएं, जिससे वो फील करें कि उनका बड़ा उनको जंग की कहानी बता रहा है, और वो बड़ा जो उस जंग में मौजूद रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है सर आपकी? थैंक यू। 1965 में आप किस रैंक पे और किस महाज पे आपने ये जंग लड़ी? हाँ, मैं उस वक्त कप्तान था, और मेरी उस वक्त 8-9 साल सर्विस थी। 6 को हमला हुआ था, तो 8 तारीख को हमें हुक्म मिल गया कि जाएं, और मेरी पोस्टिंग हो गई कि अपनी पलटन, मेरी पलटन उस वक्त चवंडा महाज पे थी, और यहाँ पे सियालकोट महाज पे थी। तो वो मैं यहाँ पे आ गया, बाई ट्रेन आया, क्योंकि जहाज़ जो है उस वक्त नहीं उड़ सकते थे लड़ाई के दौरान, तो ट्रेन पर भी ख़तरा होता था, लेकिन खैर ट्रेन चल रही थी, तो मैं वहाँ से लाहौर आ गया। लाहौर से जैसे हर किसी के लिए एक याद होती है, बाज़ यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। जंग की कोई याद खूबसूरत नहीं होती, लेकिन एक फ़ौजी के लिए जंग की भी बहुत सारी यादें खूबसूरत होती हैं। तो 1965 की जंग की कोई खूबसूरत याद जो अभी तक आपको याद हो, और वो याद करके आपके दिल को अच्छा लगता हो? बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल तौर पर एक जगह हम बैठे थे, अपने मोर्चे में बैठे थे, तो उधर से पीछे से हमारे अपने टैंक आए, और टैंक हमारे एरिया में आ गए। तो मैं टैंक के पास गया, और मेरा ख्याल था कि भाई यहाँ हमारी एक तार है, टेलीफोन की तार है। तो मैंने कहा वो हमारा टैंक जो टेलीफोन की तार के ऊपर से गुजरेगा तो तार कट जाएगी। मैं जल्दी से उधर गया, और मैंने उनको इशारा कर रहा हूँ कि इधर से ऐसे गुजरो, ऐसे, इस तरह मैं इशारा कर रहा हूँ। तो इतना उधर दुश्मन की एक टैंक ने गोला मारा, और मेरे तो कान से साथ से गुजर के और आगे आगे जाके गिरा, और अल्लाह ने किया कि मैं बच गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ से फिर खैर भागा, और मैं अपने मोर्चे में जाके पोजीशन में चला गया। तो इसी तरह एक हमारा जवान था जो कि गुलाम हैदर उसका नाम था, वो दरख्त पे चढ़ के, और वो उसको हम कह रहे थे कि भाई दरख्त पे चढ़ के देखो कि वो दुश्मन के टैंक किधर आ रहे हैं, किधर इन्फेंट्री आ रही है, किधर है। तो वो हमें बताता था, तो हम फिर पीछे तोपखाने को कह देते कि वहाँ गोला गिराओ वगैरह। तो वो वहाँ पे, तो दुश्मन को वो पता लग गया कि वो वहाँ पे दरख्त पे बैठा है। उन्होंने उसके ऊपर फायर किया, उस बेचारे को गोली लगी, और वहाँ से वो गिरा और शहीद हो गया। तो इसी तरह कोई एक नहीं, कोई आपको एक जगह वो राजपूत आए हमारे इलाके में। अच्छा। और उन्होंने अटैक करना था,
तो हमें पता लग गया कि वहाँ से दुश्मन के बंदे फलानी जगह इस तरफ जा रहे हैं। और तो मैंने कैप्टन वहीद काकड़ को कहा, मैंने कहा कि वहीद काकड़ आप ज़रा हमारी कंपनी का ख्याल रखें और जहाँ जो काम शाम है वो कराएं। तो मैं जाता हूँ, मैं ज़रा देखता हूँ ये कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। उसने टैंक वाले ने मुझे वहाँ देख लिया, उसने मेरे ऊपर फायर खोल दिया। तो मैं दौड़ता मैं वो दर ऊपर फायर कर रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे इधर गोली, लेकिन गोली नहीं लगी। मैं वहाँ गया, मैं वहाँ पे क्रॉल करते हुए और गन्ने का फसल था उसके बीच में से आहिस्ता अंदर जाते हुए और वहाँ जाके तो मैं इस तरह उनके नज़दीक चला गया जिस तरह के ये लड़का बैठा है। अच्छा। इतने नज़दीक मैं गन्ने के फसल में थोड़ा सा मैंने फासला रखा और 4-5 गज का, और मैं वहाँ उनकी बातें सुनता रहा। और किसी वक्त भी अगर मैं ऐसे क्रॉल कर रहा हूँ, अगर उनका कोई संतरी होता, उनका कोई बंदा होता और वो मुझे देख लेता और उसको तो उसने आके मेरे ऊपर बूट मार रखना था और उसने मुझे कैदी बना लेना था। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अल्लाह का फजल है, उनको ना किसी ने देखा, ना किसी को ऐसी हिम्मत हुई। तो मैंने उनकी बातें सुन के और मुझे ये यकीन हो गया कि ये गलती नहीं है, ये दुश्मन के बंदे हैं। और वो फिर हमने जाके और इतला दी, अपने कर्नल साहब को इतला दी, अपने लोगों को तैयार किया कि भाई अभी आपके ऊपर शायद हमला होने वाला है। तो वो उनका फिर हमला हुआ, हमने उनके ऊपर भरपूर फायर किया और अल्लाह के फजल से उनको अच्छा सर, शिकस्त दी। तो ये कोई एक नहीं, आपको मैं एक दफ़ा टैंक हंटिंग के लिए गया। अच्छा। टैंकों को बर्बाद करने की, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो मायने यहाँ रख के लेट जाते थे, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप वो आप उस तस्वीर में वो देखते हैं रॉकेट लॉन्चर है जो एक बंदे ने पकड़ा हुआ है, ये टैंकों को मारने के लिए होता है। तो ये एक रॉकेट लॉन्चर लेके मैं आगे चला गया कि भाई यहाँ टैंक आएगा तो उसको मैं मारूंगा। तो मैं छुप के एक जगह एक मकान था उसके ऊपर मैं पोजीशन मैंने ले ली। आगे एक दरख्त था, उसकी टहनियाँ थी, उसकी टहनियों के बीच में से मैंने कहा कि भाई यहाँ मैं नज़र नहीं आऊँगा। तो टैंक उधर मेरी तरफ आ रहा था, उसी जगह की तरफ आ रहा था। तो उस पर जब वो ठीक रेंज पे आया तो मैंने इससे फायर किया। जब ये फायर किया तो वो जो रॉकेट था उसमें कोई नुक्स था, तो वो चला नहीं। अच्छा। वो चला नहीं, तो वो हमारी खैर ड्रिल होती है कि भाई उसको दोबारा लोड करते हैं। दोबारा उसको मैंने लोड कराया, मेरे साथ जो दूसरा आदमी था उसने, तो उन्हें दोबारा लोड किया। तो दोबारा मैंने उस पर फायर किया। अभी वो नज़दीक आ गया था, पहले 200 गज के फासले पर था, फिर 100 गज के फासले पर आ गया, फिर मैंने फायर किया, फिर भी वो नहीं चला। तो इतने में मैंने कहा कि भाई अभी तो मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो टैंक जो है वो मैं ऐसे छत के ऊपर बैठा हूँ और लेटा हूँ और टैंक मेरे नीचे इधर आके खड़ा हो गया। उनको नहीं पता है कि हम ऊपर बैठे हैं। अच्छा। उनको तो अभी मैंने कहा कि भाई यहाँ से कैसे निकलें, और तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उधर से पीछे मकान था, मकान के पीछे से हमने नीचे छलांग लगाई, वहाँ से नीचे गए। नीचे जाके हमने एक जगह पे पोजीशन ली, वहाँ से मैं वापस अपनी कंपनी को जाना था। तो उसने टैंक वाले ने मुझे वहाँ देख लिया, उसने मेरे ऊपर फायर खोल दिया। तो मैं दौड़ता मैं वो दर ऊपर फायर कर रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ। इतने में मैंने कहा भाई अभी ये कहीं मुझे गोली लग जाएगी, तो मैं नीचे लेट गया। अच्छा। तो लेट गया तो वो फिर भी वो वहाँ पे फायर करता रहा। मैंने कहा अच्छा भाई लेटे हुए तो कोई ना कोई गोली ज़रूर लग जाएगी। फिर मैं उठा मैंने फिर ज़ोर से, तो भागते को गोली लगाना ज़रा मुश्किल होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो गोली पर लिखा हुआ है तो वो लग जाती है आपको, बिल्कुल लग जाती है। क्योंकि उसने कम से कम मेरे ऊपर कोई 50 गोलियां फायर की होंगी।
नहीं लगी लेकिन, आपको? मेरे इधर गोली, इधर गोली, इधर गोली शुभ लग रही हैं, ज़मीन के ऊपर लग रही हैं, और लेकिन गोली नहीं लगी। अच्छा, मैं भी लोग आपको सुन रहे हैं, नौजवान आपको सुन रहे हैं, कोई नसीहत करना चाहेंगे आप, कोई एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस यही है कि जो पढ़ रहा है वो उसको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, जो कोई काम रहा है तो उसको काम कर रहा है तो उसको दयानतदारी से और ईमानदारी से काम करना चाहिए, कोई करप्शन नहीं करनी चाहिए, कोई उस करप्शन वाले पैसे पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, वो हराम का पैसा है, उसको कभी भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं होनी चाहिए। ये यादगार राजा अजीज़ भट्टी शहीद की जहाँ उन्होंने जाम शहादत नोश किया, वहाँ की यादगार है। इसके पीछे ये BRB कनाल है, BRB कनाल को डिफेंड करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। दुश्मन यहाँ तक आ गया हुआ था, गोले बरसा रहा था, और दुश्मन जो सा है उसके इरादे नेक नहीं थे, लाहौर तक जाना चाहता था, लेकिन कौम के बेटों ने, कौम के जवानों ने और पूरी कौम ने, बेटों ने, बेटियों ने, सब ने मिल के मुल्क का दिफा किया। उसमें कोई भी तबका पीछे नहीं रहा, चाहे वो किसी का ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा से हो, चाहे कोई अपने म्यूज़िक से अपने मुल्क के, अपने जवानों के हौसले बढ़ा रहा हो, सब के सब एक कौम थे। आज भी वक्त की ज़रूरत यही है कि हमें एक कौम बनना है, हमें एक साथ उठना है। मुश्किलात चाहे वो बाहर से दुश्मन की हों या किसी अंदरूनी दुश्मन की हों, दुश्मन असल में आपके अंदर मौजूद होता है, दुश्मन आपके करीब इर्द गिर्द मौजूद होता है, आपने उसको पहचानना होता है। वो ज़रूरी नहीं कि वो दुश्मन फ़िज़िकल फॉर्म में हो, वो दुश्मन आपका खौफ भी होता है, वो दुश्मन आपका डर भी होता है। वो डर और खौफ खुद से निकालना है और ईमान, इत्तेहाद और यकीन रखना है कि कौम जो सी है वो फिर से दोबारा उठेगी। कौम मुश्किलात में ज़रूर है, लेकिन नाउमीद नहीं है। अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें और उम्मीद कभी टूटने मत दें, क्योंकि जब आप उम्मीद तोड़ेंगे तो दुश्मन आपकी टूटी हुई उम्मीद देख के खुश होगा। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें, और पाकिस्तान को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।